Hello everyone. So in today's lecture we are going to see BHIE Traditions of History Writing in India. We have already covered two units of this subject, Unit 1 and Unit 2. The link is in the description. Today we are going to see the Unit 3 Buddhist and Jain Traditions. This is the content of the chapter, Buddhist and Jaina Traditions. Okay, so let's move ahead. Introduction. In the earlier unit, we studied Puranic constructions of the past. There are other traditions which are completely different from the Puranic construction of the past. For example, Buddhist and Jain. For one thing, the Buddhist and Jain traditions exhibit a clear concern with an acceptable chronology and a well-defined ideological purpose in the historical account. हम लोगों ने पहले के यूनिट्स में देखा है कि पौराणिक कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुआ करता था, किस तरह से पुराणों के द्वारा इतिहास को लिखा जाता था, राजा महाराजाओं की जो प्रेजेंस थी उनका क्या महत्व था, दान का क्या महत्व था, हम लोगों ने ये सारी चीजों को देखा है। अब हम लोग दूसरे ट्रेडिशंस को भी देखते हैं जो कि पौराणिक कंस्ट्रक्शन से डिफरेंट पास्ट को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो पौराणिक कंस्ट्रक्शन जो प्रेजेंट कर रहा है हम लोगों को पास्ट, उसके कंटेम्प्रेरी जो पास्ट है उसको हम लोग बुद्धिस्ट या फिर जैना ट्रेडिशंस के थ्रू समझ सकते हैं। बुद्धिस्ट और जैना ट्रेडिशंस जो है वो क्लियर कंसर्न और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर प्रेजेंट करती है कि किस तरह से क्या क्या घटनाएं हुई। ये एक वेल डिफाइंड आइडियोलॉजिकल पर्पस है हिस्टोरिकल अकाउंट का। मतलब कि जैसे कि पौराणिक कंस्ट्रक्शन में हम लोगों को थोड़ा माइथोलॉजी, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके लिखी गई बातें या फिर कहानियां देखने को मिलती हैं जिनको हम लोग मूल रूप से सच नहीं मानते हैं, लेकिन जो बुद्धिस्ट और जैन अकाउंट्स हैं उनमें इतिहास की झलक ज्यादा दिखती है, सही इतिहास की। Thus they present an alternative to the Puranic traditions. The Jaina narrative belong to the first millennium CE. They present the events and person differently even when the genre is similar. We will be discussing the Jaina Paumacharyam, the Jaina text of Vimala Suri, to understand the Jaina tradition is Jaina historical tradition. Subsequently, we will proceed to discuss the Buddhist tradition in detail. इस चैप्टर में हम लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, उनके द्वारा जो इतिहास में कंट्रीब्यूशन दिया गया है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, ये कुछ दो टेक्स्ट हैं, विमालसुरी और पौमचरियम, ये दो जैना टेक्स्ट हैं, इनके बारे में भी हम लोगों को जानकारी मिलेगी। द जैना पौमचरियम, ठीक है, द पौमचरियम इज अ जैना वर्जन ऑफ रामायण विच रिटन इन Prakrit by विमाला सूरी। तो विमाला सूरी एक राइटर हैं जिन्होंने पौमचरियम लिखी है जो कि रामायण का ही एक जैन वर्जन है। Written around 530 years after Mahavir's death, it promotes Jain values and ethics. इसको कब लिखा गया? इसको जैन धर्म के जो संस्थापक है महावीर जी, उनकी मृत्यु के 530 साल के बाद इसको लिखा गया है, जो कि जैन धर्म के वैल्यूज और एथिक्स को प्रमोट करता है। Claims other version of Ramayana are false. Presented true वर्जन बेस्ड ऑन महावीर टीचिंग। ये क्लेम करता है कि पौमचरियम जो है वही रामायण का असली रूप है और बाकी जितने भी सारे रामायण से वो सब गलत है। ये जो रामायण है ये महावीर की टीचिंग्स पे बेस्ड है। रावण इज शोन एज अ वाइज नोबल एंड पीशियस जैना किंग, नॉट डीमन। रावण जो है उसको एक बुद्धिमान, संस्कारी और एक पीशियस जैना किंग के रूप में प्रेजेंट किया गया है, किसी राक्षस के रूप में प्रेजेंट नहीं किया गया है। राक्षस आर डिस्क्राइब्ड एज प्रोटेक्टर, नॉट इविल बीइंग। राक्षसों को प्रोटेक्टर की तरह डिफाइन किया गया है, किसी भी इविल की तरह नहीं, किसी बुरे इंसान की तरह डिस्क्राइब नहीं किया गया है। ऑल कैरेक्टर्स आर नॉन वायलेंट। जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबको नॉन वायलेंट डिस्क्राइब किया गया है, मतलब कि कोई भी मारपीट, ये सारी चीजें, किसी की हत्या करना, ये सारी चीजें नहीं करते हैं। राम को वसुदेव कहा गया है और रावण को उसका राइवल कहा गया है, जिसकी वजह से वो हुआ प्रति वसुदेव।
केकई सिर्फ ये चाहती है कि उसके बेटे को राजा बना दिया जाए और राम को राज्य से निकालने का उसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है। और राम का जो एग्जाइल है वो भी हार्श नहीं है, वो आराम से अपना टाइम कोर्ट में बिताते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्राह्मणों को क्रिटिसाइज किया गया है उनके वायलेंस के लिए और उनके गलत मतों के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। रियल हिस्टोरियन फिगर बिंबिसार। बिंबिसार जो था ये मगध का राजा था। ठीक है, ये मगध का राजा था। ये हर्यंक डायनेस्टी से हम लोगों को देखने को मिलता है और ये भी कहानी में एक बार आते हैं। ये जो टेक्स्ट है इसकी जो जड़ें हैं वो जैना कॉस्मोलॉजी में हम लोगों को मिथ्स में और जीनियोलॉजी ऑफ क्लैंस लाइक विद्याधरास, इक्ष्वाकु और छेदीज में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब Vanaras and Rakshasas are described as human clans with family ties and rivalries. अब जो वानराज हैं और जो राक्षसास हैं वो मतलब कि ह्यूमन है। ऐसा नहीं कि वानर का मतलब बंदर है और राक्षस का मतलब ऐसे लोग हैं जो कुछ राक्षसों के ट्रेड्स रखते हैं, लाइक दांत बड़े बड़े हैं, उनके पूंछ है या फिर कुछ भी ऐसा जो राक्षसों को लेकर के हम इमेजिन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल ह्यूमन है जिनके परिवारों के बीच में लड़ाई चलती है। ends with Ram, Dashrath and Sita becoming Jaina monk, showing Jaina ethics win over warrior values. ये यहाँ पे ये बतलाता है कि राम, दशरथ और सीता जो हैं वो अंत में, रामायण के अंत में जैन मॉन्क्स बन जाते हैं और उसके बाद जो जैन वैल्यूज हैं उसको ये दिखलाना चाहता है कि जैन वैल्यूज जो है वो वॉरियर वैल्यूज के ऊपर है। Written during a time when a new kingdom needed historical and religious legitimacy. अब इसको तब लिखा जाता है जब एक नया राज्य को हिस्टोरिकल और रिलीजियस लेजिटिमेसी चाहिए होती है। हम लोग पौराणिक जब ट्रेडिशन देख रहे थे उस टाइम पे भी हम लोगों को ये समझ में आया था कि जब किसी चीज को लेजिटिमाइज करना होता है तो लोग इतिहास की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये तो पहले हुआ है, ये तो इस देवता से बिलोंग करता है, तो यही सही है। उसी तरह से यहाँ पे भी इसको इसी वजह से लिखा गया। रोमिला थापर कहती हैं कि इट ब्लेंड्स हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी। ये जो जैना टेक्स्ट है ये हिस्ट्री और माइथोलॉजी को ब्लेंड करता है, आपस में जोड़ता है, ऑफरिंग अ जैना पर्सपेक्टिव ऑफ द पास्ट, supported by kingdoms like Chedis and Meghavahana's, where Jainism was growing. ये जो रामायण है ये छेदीज और मेघवाहनास के द्वारा सपोर्ट की जाती है क्योंकि वहां पे जैनिज्म बढ़ रहा था। The Buddhist constructions of the past. Buddhist writings are mostly trustworthy as historical sources. In the beginning, they followed the style of ancient stories called itihas. Later on, the way they recorded history changed. जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जो हम लोगों को हिस्टोरिकल राइटिंग्स मिलती हैं उनकी, वो बहुत ट्रस्टवर्दी हैं। यहाँ पे होता क्या है कि ये भी स्टार्टिंग में जैसे कि पौराणिक कथाओं को लिखा जा रहा था, इतिहास को लिखा जा रहा था, उसी तरह से अपनी राइटिंग को लिखते थे, लेकिन आगे चल के इनकी राइटिंग में, इनके रिकॉर्ड लिखने के तरीके में बहुत बदलाव हुए। The people and events they focused on were different from Puranas because Buddhism had different ideas about kingship, society and connection between religion and power. अब इनके जो लोग थे, इनका मतलब इन्होंने जिस चीज पे फोकस किया, जिस राइटिंग पे फोकस किया, वो लोग और वो इवेंट अलग अलग थे, क्योंकि पुराण का जो आइडियोलॉजी था वो अलग था, बुद्धिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो अलग है। इनके सोसाइटी को सोचने का तरीका, इनका किंगशिप का तरीका, सब कुछ अलग है। There are several important texts in Buddhist history tradition. अब इनमें कुछ हम लोगों को important texts देखने को मिलते हैं। The Pali Buddhist Canon, collection of religious texts. ये जो पाली बुद्धिस्ट कैनन है इसमें हम लोगों को बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट देखने को मिलेंगे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स फ्रॉम श्रीलंका एंड देयर कमेंटरीज। सेवरल इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं उसमें हम लोगों को हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं श्रीलंका में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अशोक की वजह से श्रीलंका में बौद्धिज्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ है। उसके बाद फिर बायोग्राफीज देखने को मिलती हैं हम लोगों को बुद्ध की। कुछ हिस्टोरिकल टेक्स्ट हम लोगों को देखने को मिलते हैं तिब्बत और लद्दाख से, जो कि 1000 कॉमन एरा मतलब कि 10वीं शताब्दी के बाद से देखने को मिलते हैं।
Even though these texts were written for religious reasons, they still provide useful insights into politics and society. Many Buddhist monks wrote historical records to show the importance of their religious groups. These records often tried to prove that what they said was true to gain support and respect. होता क्या है कि ये जो भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं वो लिखे तो जाते हैं धार्मिक कारणों की वजह से, लेकिन ये फिर भी पॉलिटिक्स और सोसाइटी की जानकारी हम लोगों को देखते हैं। बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं जिन्होंने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को लिखा है और उसकी जो इम्पोर्टेंस है इतिहास को समझने में वो बहुत ज्यादा है। ये जो रिकॉर्ड्स हैं अक्सर ये साबित करते हैं कि what they said was true to gain support and respect. Okay, these Buddhist texts show a sense of history in several ways. By describing what the Buddha did as real events, बुद्ध ने क्या-क्या किया और ये सच्ची घटनाएं थीं। By telling how community of monks began, किस तरह से संघों की शुरुआत होती है। By listing the different Buddhist groups that formed over time, धीरे धीरे जो भी बुद्धिज्म के ग्रुप्स बने उनके बारे में बतलाता है। By explaining the relationship between monks and rulers और monks के relationship के बारे में बतलाता है। The Buddhist texts were written by wise monks to record the teachings of the Buddha and the history of the Sangha. ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे ये लिखे गए थे बुद्ध की टीचिंग्स और संघ के हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये जो टेक्स्ट थे उनका मतलब दोनों था। मॉन्क्स एंड ऑर्डिनरी पीपल वर केप्ट इन मोनेस्ट्रीज। ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे ये दोनों के लिए हुआ करते थे, मतलब कि जो आम लोग हैं और जो मॉन्क्स हैं उन दोनों के लिए हुआ करते थे, क्योंकि मोनेस्ट्रीज में दोनों रहते थे। जो बुद्ध थे वो एक रियल इंसान थे एंड एट फर्स्ट हिज टीचिंग्स वर पास डाउन बाय मेमोरी। और शुरुआत में उनका जो टीचिंग्स था वो माउथ टू माउथ ट्रांसफर होता था कि किसी ने याद कर लिया और उसके बाद फिर जा करके कहीं और बताया कि ये हमारे बुद्ध हैं, ये एक ऐसे महान साधु हैं, ये बतलाते हैं, इनकी टीचिंग्स ये है। ओके As more people joined Buddhism, the teachings were organized into written texts called canon. अब जैसे जैसे बुद्धिज्म में ज्यादा लोग जुड़ते जाते हैं वैसे वैसे ये टेक्स्ट जो है वो ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाती हैं और इनको हम लोग कहते हैं कैनन। The Sangh was a new idea at the time and had to be explained and recorded. ये जो संघों में रहने की प्रथा बुद्धिज्म ने स्टार्ट की ये एक नई प्रथा थी, ठीक है, इसलिए इसका रिकॉर्ड होना जरूरी था, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन लोगों को मिलनी जरूरी थी। धीरे धीरे जैसे समय बदलता है डिफरेंट ग्रुप्स फॉर्म्ड विद इन बुद्धिज्म के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप्स बनने लगते हैं। ईच कीपिंग देयर ओन वर्जन ऑफ हिस्ट्री। और ये जो है ये खुद का हर ग्रुप अपना एक वर्जन रखने लगा है इतिहास का। बुद्धिज्म ग्रू ड्यूरिंग अ टाइम व्हेन इंडिया हैड स्मॉल किंगडम्स एंड चीफडम्स। बुद्धिज्म उस जमाने में इंडिया में पनप रहा था जब छोटे छोटे क्लैंस और छोटे छोटे राजा महाराजा हुआ करते थे। जिस तरह से बिंबिसार है, आजाद शत्रु है, अशोक सपोर्टेड बुद्धिज्म। इन सारे बिंबिसार, आजाद शत्रु, इन सारे लोगों ने बुद्धिज्म को बहुत सपोर्ट किया। द रिलीजन ऑल्सो ग्रू इनटू सिटीज वेयर डिबेट्स ऑन न्यू आइडियाज वर कॉमन। शहरों में जहाँ पे नए विचारों पर डिबेट्स कॉमन थे वहां पे भी बुद्धिज्म का प्रचार और प्रसार हुआ। Since many different religious groups were competing, they felt the need to clearly write down their teachings. अब बहुत सारे religious groups थे, इस वजह से इतिहास को लिखना जरूरी हो गया कि हम क्या कहते हैं और दूसरा समाज क्या कहता है, दूसरा रिलीजन क्या कहता है। तो अपनी टीचिंग्स को साबित करने के लिए religious texts को लिखना जरूरी हो गया। Two big changes happened. Women were allowed to join the Sangh and lay people could gifts to support the religion. अब क्या होता है कि दो बड़े चेंज होते हैं। सबसे पहले तो महिलाओं को ये आजादी होती है कि अगर वो चाहती हैं मॉन्क्स बनना, संघ को ज्वाइन करना,
तो वो ऐसा कर सकती हैं। और जो लोग बिना साधु बने इस रिलीजन को सपोर्ट करना चाहते हैं वो हम लोगों को गिफ्ट्स दें, क्योंकि जो संघ के लोग हैं वो तो अपने हित के लिए कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, अपने लिए खेती नहीं कर सकते हैं, वो दान दक्षिणा पे ही अपना जीवन यापन कर सकते थे। These donations were recorded, adding to the historical value of the historic Buddhist texts. अब ये जो सारे जो recordings हैं, ये सारे जो गिफ्ट्स मिल रहे हैं, ये सारे गिफ्ट्स को ऐड किया जाता है, लिखा जाता है कि ये गिफ्ट उसने दिया, ये गिफ्ट इस काल में दिया गया, तो इसकी वजह से जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट का जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है। The main Buddhist canon was originally spoken but later written down in Pali. It had three main parts called त्रिपिटिका। आपने त्रिपिटिका का नाम पहले भी सुना होगा। ठीक है, देखते हैं ये तीन त्रिपिटिकास कौन कौन है। विनय पिटिका, सुत्ता पिटिका, अभिधम्मा पिटिका। विनय पिटिका जो है वो रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स। विनय पिटिका में हम लोगों को किस तरह से साधु और साध्वियों को रहना है, जीवन यापन करना है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। शुद्ध पिटिका जो है उसमें सुत्ता पिटिका में बुद्ध की टीचिंग्स देखने को मिलती है। अभिधम्मा पिटिका में हम लोगों को डीपर एनालिसिस ऑफ टीचिंग मिलता है कि जो भी बुद्ध की टीचिंग्स है उनका अर्थ क्या है। स्टोरीज ऑफ बुद्धा's past life, Jatakas and legends like Buddhamavasa were also included. ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट है इन टेक्स्ट में हम लोग जकाताज और लेजेंड्स लाइक बुद्धमावासा, जिसमें बुद्ध के जीवन के बारे में बात की गई है, उनकी भी बात करते हैं, वो भी इंक्लूडेड है। बाद के सालों में श्रृंखला और पाली एक्सप्लेन दीज टेक्स्ट फर्दर। अब श्रृंखला और पाली जो है इन सारी चीजों को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। These help preserve history even if they weren't purely true. होता यह है कि जैसे कि इतिहास पुराण जब कल्चर चला आ रहा था तो उसमें साफ साफ थोड़ा ऐसा लगता था कि ये थोड़ी अतिशयोक्ति है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो कुछ रियल लाइफ इंटिटीज को ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से इतिहास को प्रिजर्वेबल वे में देखा जा सकता है। इवन दो अगर वो पूरी तरह से सत्य नहीं है, फिर भी अगर बिंबिसार की चर्चा की गई है, मानते जो बिंबिसार है वो एक रियल एंटिटी था, एक ह्यूमन बीइंग था जो इस धरती पर कभी चला था, तो इस वजह से इसको ज्यादा वैल्यू मिलने लगती है क्योंकि ये रियल हिस्टोरिकल एंटिटीज को अपने टीचिंग्स में ऐड करते हैं। In Sri Lanka, important Buddhist historical texts were written later, like the Deepamavasa, Mahavasa, and Chulavamavasa. These focused on monastery history and Sri Lankan rulers. अब बाद के सालों में श्रीलंका में भी हम लोगों को बुद्धिस्ट के टेक्स्ट देखने को मिलते हैं जो कि दीपमावासा, महावासा और चुलमवासा के फॉर्म में मिलते हैं। अब नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में बायोग्राफीज ऑफ बुद्ध देखने को मिलती हैं जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी गई थी। जैसे कि ये जो लैंग्वेजेस थी वो थी गांधारी और संस्कृत, इंक्लूडिंग फेमस टेक्स्ट लाइक बुद्ध चरिता एंड ललिता विस्तारा एंड दिव्यवाधना। ओके, तो हम लोगों को बाद के सालों में गांधारी और संस्कृत में जो सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया है उसमें भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें से ये कुछ फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। These told stories of Buddha and their supporters and became a common way of teaching Buddhism. इन सारे टेक्स्ट में बुद्धिज्म के बारे में जानकारी दी गई और बुद्धिज्म को फैलाने, प्रचार प्रसार करने के लिए जो उनके सपोर्टर्स थे उन्होंने इन टेक्स्ट को यूज किया। The authors. Buddhist monks played a key role in preserving Buddha's teaching through oral recitation. अब जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे यहाँ पे एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, एज वो बुद्ध की टीचिंग्स थी उनको जा करके इधर उधर ओरली वो फैलाते थे, सबको बताते थे। The Theravada tradition used the Pali language, while early Sri Lankan texts also used Shrinkhala traditions. जो Theravada tradition है वो पाली लैंग्वेज को यूज करते हैं, या जबकि जो श्रीलंकन है वो सिंघला टेक्स्ट को यूज करते हैं। Let me describe you a little bit about Theravada tradition.
जो थेरावादा ट्रेडिशन है वो सबसे पुराना बुद्धिज्म का ट्रेडिशन है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे बुद्धिज्म में बहुत सारे लोग जुड़ते गए, उस तरह से बुद्धिज्म के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स बनते गए। लेकिन जो ये थेरावादा ट्रेडिशन है, ये सबसे पहला बुद्धिज्म का ट्रेडिशन हुआ करता था। यहाँ पे जो लोगों की विचारधारा है वो ऐसी विचारधारा होती थी कि एक पर्टिकुलर इंसान अपनी इनलाइटमेंट तक कैसे पहुंच सकता है, वो अपने जीवन में क्या क्या कर सकता है इनलाइटमेंट को पाने के लिए। ठीक है, तो ये जो थेरावादा ट्रेडिशंस के लोग थे, इन्होंने पाली लैंग्वेज को यूज किया, और श्रीलंका में क्योंकि सिंघली ट्राइब जो था, जो सिंघली ट्रेडिशन था वो फेमस था, तो उन्होंने इसको यूज किया। As Buddhism spread, its texts were translated into languages like Chinese, Tibetan and others. जैसे जैसे जो बुद्धिज्म है वो फैलता जाता है, वैसे वैसे इनका ट्रांसलेशन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में होता है, जैसे कि चाइनीज, तिब्बतन एंड अदर्स। Unlike Itihas Puran tradition written by Brahmins or court poets, Buddhist texts were written by monks or learned lay people living in monasteries. जिस जो आम लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको समझ है, वो सारे लोग भी इन राइटिंग्स को लिखा कर रहे थे। Their views were based on monastic life and everyday people, not kings and courts. अब जो ये राइटिंग्स है, क्योंकि ये आम लोग लिख रहे थे, साधु लिख रहे थे, तो इनकी जो टीचिंग्स है, इसमें आम लोगों के दिनचर्या के बारे में पता चलता है, ना कि हम लोगों को राजा और उनके कोर्ट के बारे में पता चलता है। Monasteries focused on spiritual and social life, not political power. ये पॉलिटिकल, क्योंकि ये कोर्टली बिहेवियर है ही नहीं इनका, ये एक आध्यात्मिक तरीके से सोशल लाइफ में रह रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे पॉलिटिक्स की बातें हम लोगों को देखने को नहीं मिलती हैं, स्पिरिचुअल और सोशल लाइफ देखने को मिलता है। Because people were literate, texts had to be copied regularly. अब समाज के लोग पढ़े लिखे थे, इसलिए इन टेक्स्ट को कॉपीड होना पड़ता था। They were also updated by adding new parts, rewriting or creating new texts using older ones. अब जैसे कि कॉपी हुआ कर रहा था, तो आज की तरह तो प्रिंटिंग प्रेस थे नहीं कि जो लिखा है उसको छाप दो। वहां पे क्या होता था, जब ये कॉपी का सिलसिला चल रहा होता था, तो कुछ नई चीजें जोड़ी जाती थी, कुछ पुरानी चीजों को अपडेट किया जाता था। ठीक है, और ये सारे जो पुराने वर्जन्स थे उनको ध्यान में रख के किया जाता था। बुद्धिज्म वैल्यूड डिबेट एंड रीजनिंग, not divine revelation. Teachings were passed on through direct talks with Buddha, and after his death, written records help preserve the true meaning of his word. बुद्धिज्म का जो वैल्यू है उसको डिबेट और रीजनिंग के थ्रू समझा जाता था। टीचिंग्स को पास किया जाता था डायरेक्टली बुद्ध से बात करने के बाद, और उनके डेथ के बाद जो उनका जो रिटन टेक्स्ट था, जो रिटन रिकॉर्ड्स थे, उनको देख करके बुद्ध की टीचिंग्स को आगे बढ़ाया गया। The Buddhist historical tradition. The earliest Buddhist historical tradition began with Itihas Samvada, dialogue-based stories similar to Vedic narratives but presented in Buddhist way. अब जो पहला हम लोगों को बुद्धिस्ट टेक्स्ट देखने को मिलता है, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, वो इतिहास संवदा के रूप में देखने को मिलता है, जो कि कुछ डायलॉग्स का आदान प्रदान है। ठीक है, जो बुद्धिस्ट वे में लिखा गया है। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, रमेश और सुरेश हैं, दो मित्र है, बात कर रहे हैं आपस में, उसके थ्रू हम लोगों को एक स्टोरी बताने की कोशिश की जा रही है। तो कुछ इस तरह से चीजें यहाँ पे लिखी गई है। These are found in texts like Nikayas and Sutta Pitaka, and often explain the beginning of society and Buddhist teaching through events in the lives of the Buddha or his disciples. अब हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि ये इस तरह के जो टेक्स्ट है वो निकाय और सुत्त में हम लोगों को सुत्त पिटिका में देखने को मिलते हैं, जो कि ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से सोसाइटी की और बुद्ध की टीचिंग्स की शुरुआत हुई, और किस तरह से बुद्ध के डिसाइपल्स रहा करते थे, या बुद्ध खुद रहा करते थे। तो बुद्धिस्ट ओरिजिन myths describe how society changed over time from an equal utopian world to one with private property, disputes and need for ruler. अच्छा, अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि बुद्ध ओरिजिन
बुद्धिस्ट ओरिजिन मिथ्स डिस्क्राइब हाउ सोसाइटी, मतलब कि जो टीचिंग्स हैं, जो राइटिंग्स हैं, उनमें हम लोगों को धीरे धीरे समझ में आता है कि किस तरह से ये जो बुद्धिस्ट फॉर्म था इसको बनाया गया था कि ताकि सब लोग एक मत रहें, सब लोग बराबर के रहें, एक यूटोपियन थॉट की जहाँ पे सब कुछ अच्छा अच्छा है, ऐसा बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे भी लोगों की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, झगड़े होते हैं और एक राजा की जरूरत पड़ती है। This led the rise of the Kshatriya class and political पावर। अब इसकी वजह से क्षत्रिय क्लास का उदय होता है और पॉलिटिकल पावर का भी उदय होता है, बेस्ड ऑन लॉजिक एंड ह्यूमन डिसीजन, नॉट डिवाइन इंटरवेंशन। जिस तरह से जब पुराण और इतिहास में पॉलिटिकल और क्षत्रिय क्लास की जरूरत पड़ती है तो वहां पे डिवाइन इंटरवेंशन को दिखाया जाता है, लेकिन जब बुद्धिज्म सेक्ट में इसकी जरूरत पड़ती है तो ये लॉजिक और ह्यूमन डिसीजन से इन क्लास को प्रमोट करते हैं, किसी भी डिवाइन इंटरवेंशन का ये लोग सहारा नहीं लेते हैं। The Buddhists also used genealogies to show origins of important clans like Shakyas, the Buddha clan, tracing them back to royal ancestors। जो बुद्धिस्ट जीनियोलॉजी है वो हम लोगों को इम्पोर्टेंट क्लैंस के ओरिजिन के बारे में बतलाती है, जैसे कि शाक्य एक बुद्ध क्लैन है और इसकी रॉयल एंसेस्टरी को भी ट्रेस करती है। दीज क्लैंस स्टोरीज डिफर्ड फ्रॉम ब्राह्मणिकल हिंदू ट्रेडिशंस एंड ऑफर्ड अ डिफरेंट व्यू ऑफ द पास्ट। अब जब इन क्लैंस के हम लोग जीनियोलॉजी को नोट करते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि ये हिंदू ट्रेडिशन से डिफरेंट थे। अब बुद्धमावासा जो बुद्ध की कहानी है, एज अ पार्ट ऑफ लाइन ऑफ अर्लियर बुद्धास फोकस ऑन हिज स्पेशल प्लेस इन हिस्ट्री। अब बुद्धमावासा जो है वो बुद्ध की स्टोरी है, उसमें अर्लियर लाइफ ऑफ बुद्धा को बताया गया है और उनके जीवन में जो स्पेशल प्लेसेस हैं उन पे फोकस किया गया है। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ संघ। संघ का मतलब कुछ नहीं होता है, संघ का मतलब होता है बेसिकली ग्रुप्स। ओके, तो बुद्धिस्ट हिस्ट्री मूव्ड फ्रॉम मिथ्स टू एक्चुअल इवेंट्स important to संघ monastic community. The Vinaya Pitaka tells the history in order, especially about the Buddhist councils held after the Buddha's death. जो बुद्धिस्ट हिस्ट्री है वो मिथ से लेकर के एक्चुअल इवेंट्स तक का सफर तय करती है और संघ में इसको अपनी एक इम्पोर्टेंट जगह बनाती है। विनय पिटिका जो है, जिसमें हम लोगों को पहले देखने को मिलता है कि विनय पिटिका में नन्स और मॉन्क्स को किस तरह से रहना है वो लिखा हुआ है। विनय पिटिका में हम लोगों को ये भी जानकारी मिलती है कि इतिहास किस तरह से था, पहले ये हुआ फिर ये हुआ, इस तरह से ये सारी चीजें उसमें बताई गई हैं। स्पेशली अबाउट बुद्धिस्ट काउंसिल, स्पेशली वहां पे बुद्ध के जो काउंसिल थे आफ्टर बुद्ध के डेथ उसके बारे में बतलाया गया है। द फर्स्ट काउंसिल एट राजगढ़ हैपेंड सून आफ्टर बुद्धा's डेथ। जो पहला काउंसिल होता है बुद्ध की डेथ के बाद वो राजगढ़ में होता है। हिज टीचिंग्स वर रिसाइटेड एंड रिकॉर्डेड बाय आनंद एंड उपाली। तो आनंद और उपाली के द्वारा जो ये रिसाइटिंग होती है राजगढ़ में उसको लिखा जाता है। सेकेंड काउंसिल जो है वो की वैशाली में होती है 100 सालों के बाद। ठीक है, अब ये राजगढ़ कहाँ है? आई थिंक ये बिहार में होगा। वैशाली तो डेफिनेटली बिहार में है। I'll check it out and let you know कि राजगढ़ कहाँ है, और you can also check it on Google. So debate whether monks could accept money, the decision was against it. ओके, तो जो सेकेंड काउंसिल होती है वैशाली में, वहां पे डिबेट होता है कि मॉन्क्स को पैसों को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और डिसीजन ये लिया जाता है कि बुद्ध को, मतलब जो बुद्ध के डिसाइपल्स हैं, जो मॉन्क्स हैं, उनको पैसे नहीं लेने चाहिए। द थर्ड काउंसिल एट पाटलिपुत्र ड्यूरिंग अशोक्स टाइम शोड अ स्प्लिट इन द संघ। अशोक सपोर्टेड रिमूविंग मॉन्क्स हु डिसएग्रीड। द टू ग्रुप्स बिकेम थेरावंदनीज एल्डर्स एंड महासंघिकास मेजॉरिटी। अच्छा, देखिए, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा कि जो तेरावंदिनीज हैं, जो तेरावंदा ट्रेडिशन है, वो एक पुराना ट्रेडिशन है, मतलब कि वो बुद्ध के एकदम एक्चुअल स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट करता है, और बाद में धीरे धीरे और सेक्ट्स बने।
तो ये यहाँ पे हम लोगों को इसका और एग्जाम्पल अशोक के टाइम पे देखने को मिल रहा है, जबकि थर्ड काउंसिल होती है पाटलिपुत्र में, और उस समय पे कोई डिसीजन लिया जा रहा होगा जिसपे जो सारे मॉन्क्स थे वो एक मत नहीं थे। अब जब वो एक मत नहीं थे तो इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। जो एल्डर्स थे, जो थेरावंदनीज थे, वो अपनी पुरानी विचारधारा को लेकर के थेरावंदनीज बन जाते हैं, जिसकी वजह से इसको सबसे ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म माना जाता है। और जो मेजॉरिटी थी वो बन जाती है महासिंघिका। The fourth council was held in Kashmir in the 1st century CE under King Kanishk. How beautiful this is कि India was how globalized back then कि एक चीज बिहार में स्टार्ट होकर के कश्मीर तक पहुंच जा रही है। It's very beautiful. Okay. So जो फोर्थ काउंसिल है वो कश्मीर में होती है किंग कनिष्क के अंडर में। These council and splits were recorded to give importance and legitimacy to each group. Over time, Buddhism split into two major parts, Hinayana, like Theravada, and Mahayana. Romila Thapar says Buddhists were more serious about recording history than the Puranic traditions of that time. जो बुद्धिज्म, so over the period of time बुद्धिज्म में बहुत दो मेजर स्प्लिट होते हैं, महायान और हीनायान। हीनायान जो थे वो थेरावदास की तरह थे, थेरावदास की तरह थे मतलब कि वो बुद्ध की एक्चुअल पुरानी टीचिंग्स को मान रहे थे। अब रोमिला थापर इसमें एक चीज और ऐड करती हैं, वो कहती हैं कि जिस तरह से बुद्धिज्म में और जैनिज्म में टेक्स्ट को लिखा गया वो पुरानी हिस्ट्री से ज्यादा एक्यूरेट लगता है, वो लोग ज्यादा सीरियस थे इतिहास को लिखने के लिए। Traces of historical thinking. Buddhist texts include both religious and non-religious content. They tell the story, they tell the history of Buddha, the Sangh, its various groups and their ties with society. अब जो बुद्धिज्म टेक्स्ट थे वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट की तरह हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उसमें नॉन रिलीजियस टेक्स्ट का कंटेंट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब दे टेल हिस्ट्री ऑफ बुद्ध, वो बुद्ध के बारे में बतलाते हैं, संघ के बारे में बतलाते हैं, वेरियस ग्रुप्स एंड टाइज इन सोसाइटी के बारे में बतलाते हैं। बुद्ध को इस तरह से देखा जाता है जैसे कि वो एक रियल हिस्टोरिकल पर्सन है, जो कि जिसका एक संघ से एक स्ट्रॉन्ग लिंक था विद पॉलिटिकल रूलर्स एंड कॉमन पीपल। बुद्ध को देखा जाता है एक रियल हिस्टोरिकल पर्सन के रूप में, और संघ जो है उसको देखा जाता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग लिंक होल्ड करते थे पॉलिटिक्स और रूलर क्लास और कॉमन लोगों के बीच में। इंस्क्रिप्शन शोज हाउ ले पीपल सपोर्टेड द संघ। इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को पता चलता है कि जो कॉमन लोग थे उन्होंने भी संघ को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। Just like kings had dynasties, the Sanghs had a line of respected elders. जिस तरह से राजाओं की अपनी डायनेस्टी हुआ करती थी, अपना खानदान हुआ करता था, उसी तरह से संघ में बुजुर्गों को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती थी। Even though the Buddha discouraged talk about worldly history and believed in the impermanence of time, Buddhism still developed a kind of historical tradition. अब बुद्ध जो थे वो डिस्करेज करते थे इस बात को कि हम लोगों को जो दुनिया में इतिहास चल रहा है उसको नहीं लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी इन राइटिंग्स की वजह से हम लोगों को वर्ल्डी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। Historian Romila Thapar says that Buddhist texts like Pali Canon follow a logical chronological order even if some myths are included. अब जो पाली कैनन है उसकी वजह से हम लोगों को कुछ क्रॉनिकल ऑर्डर्स मिलते हैं, जिसमें से कुछ मिथ्स तो इंक्लूडेड है, फिर भी उसमें कुछ न कुछ लॉजिक है। The Buddha's teaching of Pratitaya Samutpada, dependent origination, shows that understanding the past involves finding causes and effects. Enlightenment is seen not as miracle but something reached through reasoning. ओके अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बुद्ध की टीचिंग है प्रतीतया समुपदा की, वो ये बतलाती है, ये अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करती है कि जो पास्ट में इवेंट्स हुए हैं और उनके कॉजेस और उनके इफेक्ट्स क्या हैं। ओके जो बुद्ध की जो टीचिंग है प्रतीतया समुत्पदा, वो ये बतलाने की कोशिश करती है कि पास्ट को पढ़ना, इतिहास को पढ़ना, उनके कॉजेस और इफेक्ट्स को फाइंड करना होता है कि ये घटना हुई तो इसकी वजह से क्या हुआ।
ठीक है। और इनलाइटमेंट जो है उसको कोई एक डिवाइन या फिर मिरेकल थिंग नहीं हो करके एक रीजनिंग की तरह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इंसान अपने आप से सवाल करके अपने आप को एक सही शिक्षा दे करके इनलाइटमेंट तक पहुंच रहा है। आफ्टर बुद्धा's death, the Sangha became the central force of Buddhism. Its interconnections with kings like Ashok shows that it played an important role in historical events. अब संघ जो है बुद्ध की डेथ के बाद एक बहुत सेंट्रल फोर्स के रूप में, बड़े सेंट्रल फोर्स के रूप में उभरता है और राजाओं जैसे कि अशोक जैसे बड़े बड़े राजाओं के जीवन में भी इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है। द पाली क्रॉनिकल्स ऑफ श्रीलंका, द मेन क्रॉनिकल्स ऑफ श्रीलंका, दीपमावासा, महावासा एंड चालुवावासा focuses on history like the Theravada monasteries and the early history of the kingdom. ये कुछ क्रॉनिकल्स हैं जो कि श्रीलंका से हैं, ये और ये। ठीक है। ये सारे जो क्रॉनिकल्स हैं जो कि श्रीलंका में लिखे गए हैं, ये सारे फोकस करते हैं तेरावंदा मोनेस्ट्री एंड अर्ली हिस्ट्री ऑफ द किंगडम को। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, रिटन इन द मिड फर्स्ट मिलेनियम, these texts emphasize the arrival of Buddhism in Sri Lanka, with Ashok playing a significant role. They are written from a Theravada perspective, presenting the history of India as background. ये सारी चीजें जो है श्रीलंका में हो रही हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो अशोक का जो टीचिंग्स है, अशोक की नॉट अशोक्स टीचिंग, अशोक ने जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है बुद्धिज्म को श्रीलंका में स्प्रेड करने को लेकर के, उसके बारे में बतलाया जाता है। और थेरावंदा पर्सपेक्टिव ये है, और कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में इंडिया के इतिहास को हम लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो इंडिया से निकल कर आता है। These chronicles highlight the connection between the Sangh and royal authority, showing kings like Ashok as key patrons of Buddhism. ये जो chronicles हैं, ये connection establish करती हैं between groups and royal authorities. ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को अशोक के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि खुद एक रॉयल किंग था। ठीक है। और वो एक बहुत बड़ा पैट्रन था बुद्धिज्म का। पैट्रन होने का मतलब होता है कि वो बुद्धिज्म को सपोर्ट करता था, बुद्धिज्म को प्रमोट करता था। ओके। द नैरेटिव्स नॉट ओनली फोकस ऑन सेक्टन एक्टिविटीज बट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल प्रोसेसेस ऑफ द टाइम, सच एज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ chiefdoms into kingdoms and state system. ये जो नैरेटिव्स हैं, ये जो बुक्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो रिलीजियस एक्टिविटीज हैं वो नहीं दिखलाती हैं, ये पॉलिटिकल प्रोसेसेस ऑफ द टाइम को भी एक्सप्लेन करती हैं कि किस तरह से संघ के जो मुखिया थे वो धीरे धीरे राजाओं में अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। The primary aim of these texts were to establish the Sangha's preeminent status and defend it from criticism of being a mere power-hungry institution. जो प्राइमरी एम था इन टेक्स्ट को एस्टैब्लिश करने का, वो ये था कि जैसे जो संघ में क्या होने लग रहा है कि धीरे धीरे जो मुखिया है वो खुद को राजा घोषित कर ले रहा है, धीरे धीरे सब कुछ किंगशिप में आ रहा है। तो ये इन सब चीजों को डिफेंड करता था कि ठीक है, ये पावर हंग्री इंस्टीट्यूशन नहीं है। जो ये क्रिटिसिज्म मिल रहा था, इसका एक तरह से ये डिफेंस था। The chronicles were crucial in promoting Sangha morality and piety, central to its growing wealth and influence. Romila Tharpar argues that the rivalry between Mahavihara and Abhayagiri monastery demonstrate how religious history was used to consolidate Theravanda's authority and reinforce its political power. जो क्रॉनिकल्स है वो बहुत क्रूशियस हैं, क्योंकि ये प्रमोट करते हैं संघ की मोरालिटी और इट्स पिटी। मतलब कि संघ का अपना जो आइडिया है किसी भी चीज को देखने का, किसी भी चीज को समझने का, उनके अंदर जो इंसानियत है वो किस तरह से चीजों को काइंडली वे से हैंडल करते हैं, ये सारी चीजों को प्रेजेंट करने के लिए क्रॉनिकल्स का होना बहुत जरूरी था। ठीक है।
अब रोमिला थापर एक चीज आर्ग्यू करती है, वो कहती है कि महाविहारा और अभयगिरी मॉनेस्ट्री के बीच में राइवलरीज थी, जो कि ये दिखलाती है कि किस तरह से जो रिलीजियस हिस्ट्री है उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश की जा रही थी थेरावंदा अथॉरिटीज के द्वारा। क्योंकि जो थेरावंदा अथॉरिटीज थी वो सोच रही थी कि वो बुद्धिज्म का एक्चुअल फॉर्म है। ओके, biographies. Buddhist texts often presented history through biographies, especially those of the Buddha and important figures like Emperor Ashok. जो बुद्धा टेक्स्ट हैं वो अक्सर बायोग्राफीज के बारे में बतलाते रहती हैं। जैसे इसमें कुछ दो इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं, एक तो खुद बुद्ध हैं और दूसरे अशोक हैं। These biographies were written in the first few centuries CE and were popular in northern Buddhist tradition. अब ये सारे जो बायोग्राफीज हैं ये कुछ पहली शताब्दी के आसपास लिखी जाती हैं और ये नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस होता है। They played a key role in presenting Buddha as a historical figure. The Buddha Charita written by Ashwagosha in the 1st century is one of the earliest examples. अब ये जो सारी राइटिंग्स हैं ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती हैं बुद्ध को एज हिस्टोरिकल फिगर प्रेजेंट करने में, और बुद्ध चरिता जो है ये उन्हीं राइटिंग्स में से एक है जो जिसको लिखा था अश्वघोष ने पहली शताब्दी में। It presents the Buddha's life, focusing on his enlightenment and his historical background, including his royal ancestry. जो बुद्ध थे वो खुद एक रॉयल एंसेस्ट्री से आते थे, तो उसके बारे में जानकारी मिलती है, बुद्ध के लाइफ के बारे में जानकारी मिलती है, वो किस तरह से एनलाइटमेंट तक पहुंचते हैं, उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जानकारी मिलती है। Other texts like the Mahavastu and Lalita Vistara also tell the story of Buddha's life, with the later sometimes blending history with hagiography, presenting the Buddha as divine figure. अब हम लोगों को बुद्ध चरिता के अलावा महावस्तु और ललिता विस्तारा में भी बुद्ध के लाइफ के बारे में देखने को मिलता है, जिनका बाद के समय में हम लोगों को हिस्ट्री के साथ ब्लेंड देखने को मिलता है। मैं आपको थोड़ा सा हैगियोग्राफी के बारे में बतलाती हूँ। पहले हैगियोग्राफी कुछ भी नहीं होता है। हैगियोग्राफी बेसिकली किसी भी संत के इतिहास को लिखने को हैगियोग्राफी कहते हैं। ठीक है। In addition of Buddha's biography, texts like Divyananda included stories about Emperor Ashok, portraying him as a great supporter of Buddhism. जो बुद्ध की बायोग्राफी है उसके अलावा दिव्यादना देखने को मिलता है हम लोगों को। ये एक स्टोरी है, ये एक बुक है स्टोरीज की, जिसमें अशोक को बुद्धिज्म का एक बहुत बड़े सपोर्टर के रूप में दिखाया गया है। These biographies were not just about the Buddha, but also highlighted important events in Buddhist history and Sangha's growth. The biographical genre helped establish Buddhism as a legitimate historical tradition, drawing on the past and presenting the Buddha as a real historical person whose teachings shaped the community. जो ये सारे बायोग्राफीज लिखे जा रहे हैं, हिस्ट्री लिखा जा रहा है, इसकी वजह से होता क्या है कि ये बुद्धिज्म की लेजिटिमेसी को, बुद्धिज्म का जो अपना थिंकिंग है उसको लेजिटिमाइज करता है, हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस को एक पास्ट की ड्राइंग के रूप में दिखलाता है और हिस्टोरिकल पर्सन्स और उनकी टीचिंग्स को शेप करता है। The idea of dependent organization was central in these texts, providing logical explanations of past events without recurring divine intervention. These biographies helped shape an identity of Buddhist community, emphasizing Buddha's historical significance and community of Buddhist texts. Okay, this is just a normal paragraph, nothing to deal about. Some further thoughts. Two key elements define the Buddhist historical tradition. First, it has a strong sense of history compared to other traditions, with authority coming from the teachings of Buddha and spread of his teachings through the Sangha. देखिए, कुछ फर्दर आगे हम लोगों को विचारों के बारे में समझने की जरूरत है, जिनमें से एक विचार है जो कि ये कहता है कि जो बुद्धिज्म का जो ट्रेडिशन था, बुद्धिस्ट जो ट्रेडिशन था, उनकी जो अथॉरिटी थी वो दूसरे सारे टीचिंग्स, दूसरे सारे ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा अच्छे थे
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो सेंस ऑफ हिस्ट्री था वो बुद्धिज्म टेक्स्ट में ज्यादा स्ट्रांग था एज कम्पेयर टू अदर ट्रेडिशंस। यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि अथॉरिटीज जो है वो बुद्ध की टीचिंग्स को स्प्रेड करती हैं और संघ ये काम बहुत अच्छे से करता है। द पाली कैनन डॉक्यूमेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ संघ। जो पाली कैनन है वो संघ के ऑर्गेनाइजेशन को डॉक्यूमेंट करता है, मूविंग फ्रॉम ओरल ट्रेडिशन to written texts that were established by various councils। और ये चीजों को मेमोराइज करके ओरल वे में इधर उधर बताने की जो ट्रेडिशंस थी उसको धीरे धीरे वेरियस काउंसिल्स के द्वारा लिखा जाने लगता है। These councils helped legitimize different Buddhist texts and made the Sangha's authority supreme, often by associating it with political figures like Ajat Shatru, Ashok and Kanishk। अब ये जो संघ के लोग हैं वो अक्सर डिफरेंट सेक्ट्स को लेजिटिमाइज करने की कोशिश करते हैं by adding and associating them with political figures like Ajatashatru and Ashok and Kanishk। Okay, the second important element is the split between Hinayan and Mahayan Buddhism। अब बुद्धिज्म में दो मेजर सेक्ट्स हैं, हीनायान और महायान बुद्धिज्म। इन महायान बुद्धिज्म हिस्ट्री इज ऑफन टोल्ड थ्रू बायोग्राफीज। महायान में ज्यादातर जो हिस्ट्री है वो बायोग्राफीज के फॉर्म में देखने को मिलती है, बुद्ध की बायोग्राफी के रूप में, ठीक है। और की फिगर्स जो हैं वो पैट्रन्स और एल्डर्स हैं। की फिगर्स, पैट्रन्स और एल्डर्स से इसका मतलब है कि एल्डर्स मतलब कि जो संघ के बुजुर्ग लोग हैं या फिर एक कोई सेक्ट में एक कोई महान व्यक्ति हुआ जिनको बहुत ज्ञान था तो उनको एल्डर्स के तौर पे एड्रेस किया जाता है। या फिर पैट्रन्स हुए किंग्स लाइक अशोक, अजात शत्रु, जिन्होंने भी बुद्धिज्म को बढ़ाने में मदद की। अब रोमेला थापर नोट करती हैं और कहती हैं कि जब बुद्धिज्म faced competition with rival sects, biographies were used to strengthen its authority। तो रोमिला थापर कहती हैं कि जब दूसरे कुछ जो सेक्ट्स थे उन्होंने उनकी राइवलरी होने लग गई बुद्धिज्म के साथ, तो ये जो बायोग्राफीज हैं उन्होंने अपने क्लेम को मतलब अपने रिलीजन को ज्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए एक क्रूशियल रोल प्ले किया। Over the time, these biographies became hagiographical, focusing on the Buddha's divinity and concept of bodhisattvas। These approach were similar to how Puranic religions also used history to support their religious institutions। अब धीरे धीरे यही जो बायोग्राफीज थी ये हैगियोग्राफिकल फिगर्स बन जाती हैं। होता क्या है कि एक संत के बारे में जब आप लिख रहे होते हो तो उसमें कुछ डिवाइन एंटिटी आ जाती है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ भी होता है, जिसकी वजह से बुद्ध की डिवाइनिटी पे फोकस होने लगता है और कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व आ जाता है। ये वही एक तरह से अप्रोच हुआ जो कि इतिहास और पुराण में हम लोगों को देखने को मिलता है। किस तरह से इतिहास और पुराण में कुछ चीजों को लेजिटिमाइज करने के लिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की सहायता ली जाती है, उसी तरह से यहाँ पर भी बुद्ध के डिविनिटी को साबित करने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि मैं आप लोगों को स्लाइड शो में प्रेजेंट कर दूंगी। अदरवाइज इस जो मैंने पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब किया है इसका आप लोगों को पीडीएफ भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के में मिल जाएगा, मैं लिंक कर दूंगी। अदर तो जो यूनिट है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैंने हिस्ट्री से रिलेटेड और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट बनाए हैं जो कि इग्नू के हिस्ट्री बीए के कोर्स में है, आप जाइए उनको भी चेक कर सकते हैं। Okay, so this is the end of the slideshow. I hope you have enjoyed this session. So all the best for all of your examination. Bye bye.